अगला समास है हमारे पास द्वंद्व समास। जैसा मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि कुछ समास ऐसे होते हैं जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, गौण कोई भी नहीं होता। इस तरह का समास हमारे पास है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब ही होता है दो को जोड़ करके आपस में बनाया गया। ठीक है, द्वंद्व, इसमें जोड़, युग्म, युग्म माने जोड़ा, जहां पर जोड़े हो, जहां पर युग्म हो, जिसको जोड़ा जाए, दो को आपस में जोड़ा जाए, तो इसे कहेंगे द्वंद्व समास। इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और इनका जब समासिक पद हम बनाते हैं तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह बीच में एक छोटा सा डैश की तरह जो हम देते हैं, ठीक है, उसको हम योजक चिन्ह कहेंगे। योजक चिन्ह के द्वारा हम उसे जोड़ते हैं, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें और, तथा, एवं इत्यादि अव्यय के द्वारा, समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा इसको इसका विग्रह करते हैं। तो इसमें समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग करते हैं। और जब इसका समासिक पद बनाते हैं तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय और, तथा, एवं इत्यादि जो है वो उसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब मैंने तुम्हें बताया जोड़ा या युग्म, जिसमें दो शब्दों को आपस में जोड़ दिया जाए। दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों अपने अर्थ को स्पष्ट करते हैं, लेकिन जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं एक योजक चिन्ह के द्वारा, ठीक है, तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उस समय में इसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है, जो और, एवं, तथा इत्यादि होते हैं। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण है अन्न जल। ठीक है, अन्न जल, अन्न और जल, माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, अपना पराया, अपना और पराया। ठीक है, अपना और पराया, ये तो तुम्हारा समास विग्रह किया हुआ शब्द है। जब इन दोनों शब्दों को हम आपस में जोड़ेंगे तो इसमें से और शब्द, समुच्चय बोधक शब्द जो है और, इसको हटा देंगे और बीच में योजक चिन्ह देंगे, तब ये हो जाएगा अपना और पराया। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, गंगा यमुना, जीवन मरण, दूध दही, धनी मानी, दिन रात, बच्चे बूढ़े, ठीक है, राजा रानी, यश अपयश, दिन रात। ठीक, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे शब्द युग्म में यानी जोड़े में हैं। दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, और आचार विचार, ऊपर नीचे, खट्टा मीठा, ठीक है, छोटा बड़ा, धूप दीप, पाप पुण्य, भाई बहन, राधा कृष्ण, राजा रंग, लोटा डोरी, रानी लाभ इत्यादि, ये सारे क्या है, युग्म है। ये एक दूसरे के विरोधी भी है, लेकिन ये युग्म है, जोड़े हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम जब भी इनका समासिक पद बनाते हैं तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और जब इसको विग्रह करते हैं तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास हमें समझ में आया कि हम इसे द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक, इसके बाद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय यानी जो व्यय ना हो, जो खर्च ना किया जाए, इसे अविकारी शब्द भी कहा जाता है। यानी लिंग वचन काल के बदलने पर जो शब्द नहीं बदलते, पूर्ववत रहते हैं, उसे हम अव्यय कहते हैं। यथा, तथा, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिदिन इत्यादि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम अव्यय कहते हैं, जो लिंग वचन कारक के द्वारा बदलने पर नहीं बदलते। तो जिस भी समास का पूर्व पद अव्यय होगा उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है, जैसे प्रतिदिन यानी दिन दिन, यथाशक्ति, यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, ठीक है, आमरण, आ मरण तक यानी मरने तक, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, ठीक है, बेखटके, बे माने बिना, खटके माने किसी आशंका के, यथा संभव, जितना संभव हो सके उसके अनुसार, संभव के अनुसार, ये सब क्या है, अव्यय हैं। और अब इनके द्वारा बना हुआ शब्द जो भी होगा वह अव्यय भाव समास होगा। यथा, यथोचित, यथा नियम, यथा शीघ्र, प्रतिवर्ष, ठीक है, आजीवन, एकाएक इत्यादि, ये सारे शब्द क्या हैं, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें समास में अंतर। दो समास है उसमें हम अंतर करते हैं। जैसे तत्पुरुष और कर्मधारय समास में हम अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे? क्योंकि तत्पुरुष में भी पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन कर्मधारय समास में क्या होता है कि उपमेय और उपमान का संबंध भी होता है। इस तरह से वो तत्पुरुष समास से अलग है। ठीक है, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, इन दोनों समास में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है,
ठीक है, और उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं, अर्थ किसी तीसरे पद से स्पष्ट होता है, इसीलिए वो पद प्रधान होता है। ठीक है, तो जब भी हम दो समास में अंतर स्पष्ट करेंगे तो पहले दोनों की हम परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, दोनों की परिभाषा लिख करके तब उसका अंतर हम उसके उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे, और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि उदाहरण एक ही हो। जैसे अगर हम द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं तो दशानन, ठीक है, दशानन शब्द है तो दशानन 10 आनन से मिल करके बना हुआ है, दो शब्दों से मिल करके एक शब्द बना है, एक समासिक शब्द बना है। ठीक है, तो यदि हम द्विगु समास के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं, माने यदि हम ऐसे स्पष्ट करते हैं दशानन 10 मुख वाला, तब तो ये द्विगु समास होगा। ठीक है, और यदि हम इसे ऐसे स्पष्ट करते हैं कि दशानन यानी 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण, तब ये बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, इसी तरह से यदि हम चतुर्भुज कहते हैं तो 4 भुजाओं का समाहार, तब तो ये द्विगु समास है। लेकिन यदि हम चतुर्भुज ऐसे कहते हैं कि 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात ब्रह्मा, तब ये बहुव्रीहि समास है। त्रिनेत्र, यदि हम त्रिनेत्र का समासिक विग्रह करेंगे तो त्रिनेत्र 3 नेत्र वाले, यानी कि तीन आंखें, तब तो ये द्विगु समास है। लेकिन अगर हम इसका अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं त्रिनेत्र 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव, तब ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो इस तरह से हम द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करेंगे। इसी तरह से कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करेंगे। पीतांबर पीला वस्त्र, तब तो ये कर्मधारय समास है। पीतांबर पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण, तब ये बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ नीला है कंठ नीले कंठ वाला, तब तो ये कर्मधारय समास है। लेकिन नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तब ये क्या है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, इस तरह से हम समास का अंतर को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्द पदों के मेल का मेल समास कहलाता है। पदों के मेल से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। सामासिक शब्द या पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण, उत्तर पद प्रधान होता है। समास करते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्मधारय एवं द्विगु समास के एक ही उपभेद हैं। कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास में ही कर्मधारय और द्विगु समास दोनों उसी के अंतर्गत हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी गौण होते हैं, और अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और उससे समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। ये हमारे समास थे जिसको हमने पढ़ा। जब समास के प्रश्न उत्तर जो हम करेंगे, अभ्यास के लिए प्रश्न जो हम करेंगे, तो इसमें हम समास की परिभाषा देंगे और समास की परिभाषा देते हुए उसका उदाहरण को समझाएंगे। ठीक है, गृह कार्य में ये आपको लिखना है कि पहले तो आपको समास का नाम बताना है, कौन कौन से समास हैं। ठीक है, तो इसकी में कुछ प्रश्न है, जैसे समास की परिभाषा देते हुए उसका उदाहरण बताएं। फिर तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, और उन भेदों की परिभाषा बताते हुए उनके उत्तर को लिखना है। ठीक है, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर बताना है, और कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में भी अंतर को बताना है। ये सारा एक गृह कार्य है आप लोगों का, इसको आप लोग करेंगे। और मुझे आशा है कि ये पूरा के पूरा आपको समझ में आया ही होगा। और भी इसमें से कुछ प्रश्न आएंगे आपके पास। प्रश्न जो आएंगे वो तो या समासिक पद बना हुआ होगा, जैसे युद्ध क्षेत्र होगा, और आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कौन सा समास है। जैसे दशानन लिखा होगा, दशानन में आपको ये बताना होगा कि इसमें कौन सा समास है। तो दशानन में बताने के लिए जब भी हम बताएंगे तो जैसा हम उसका विग्रह करेंगे उसी के अनुकूल हम उसका समास का नाम भी लिखेंगे। यदि हम दशानन शब्द का विग्रह करते हैं 10 मुखों वाला, तो तब हम उसमें द्विगु समास करेंगे क्योंकि वो संख्यावाची है। यदि हम उसका विग्रह करते हैं दशानन 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण, तब हम उसमें बहुव्रीहि समास का उल्लेख करेंगे क्योंकि वो तब क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास है, क्योंकि वो दोनों से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, अर्थ तीसरे पद से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके बारे में प्रश्नों के उत्तर भी कर लेंगे और समास को भी अच्छे से समझ लेंगे। और इसको, क्योंकि ये हमारे पास
आता ही है, चाहे वो प्रश्न के रूप में आए, चाहे वो विग्रह करने के रूप में आए, चाहे वो समासिक पद बनाने के रूप में आए, और चाहे वो समास करने के पद में। तो ये आपका उपसर्ग, प्रत्यय और समास तीनों शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इनके द्वारा हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, नए नए शब्दों का प्रयोग हम अपनी भाषा कर सकते हैं और अपनी भाषा को समृद्ध बना सकते हैं। ठीक है।